सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर्मन से उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है यह है कि परीक्षा के परिणाम में उत्तमता क्यों नहीं मिलती या क्यों नहीं मिली। यह कुंडली विश्लेषण की कक्षा है। हम लोग प्रत्येक सोमवार को पहले से भी कुंडली फलादेश या अभ्यास कक्षा का आयोजन करते आए हैं सामूहिक रूप से, परंतु आज से यह कक्षा सामूहिक न होकर के कक्षा विशेष हो जाएगा। यानी कि सोमवार की कक्षा के लिए या जो सुबह की कक्षा चलती है यहाँ पर अलग कुंडली पर कुंडली विश्लेषण, शाम में जो 2 कक्षाएं चलती है उसमें अलग अलग कुंडलियों पर कुंडली विश्लेषण, परंतु आज की कक्षा में इसी कुंडली पर तीनों कक्षाओं में हम लोग विश्लेषण अभ्यास करेंगे। और आने वाले शनिवार को सामूहिक रूप से किसी अन्य कुंडली पर हम लोग अभ्यास कक्षा का आयोजन करेंगे। परंतु प्रत्येक सोमवार को सभी कक्षाओं के लिए, अलग अलग कक्षाओं के लिए पूर्व में पढ़े गए विषय वस्तुओं को आधार मानते हुए हम लोग अभ्यास कक्षा का आयोजन करेंगे। इस प्रकार अब हम लोगों की कक्षा सप्ताह में 2 अभ्यास कक्षा हो जाएंगी। जैसा आप लोगों का भी विचार था वैसा हमने करने का, आप ही लोगों के सुझाव के आधार पर हमने अपना विचार बनाया। तो आज की कक्षा में जैसा कि यह अभ्यास कक्षा होता है तो आप लोगों को अपने अपने विचार देने होते हैं। तो यदि कोई सदस्य क्या सभी सदस्य, कुंडली कल ही मैंने समूह में शेयर कर दिया था, तो यदि कि कोई सदस्य अपने विचार देना चाहते हैं तो कृपया हैंड राइज करें। इससे भी पहले ये किसी सदस्य ने पूर्व में हैंड राइज किया था, लेकिन हमने उनसे अलाप नहीं किया, नहीं पूछा था। पहले किसी ने हैंड राइज किया था शायद। चलिए कोई बात नहीं। तो आज की कक्षा में परिचर्चा में या अभ्यास कक्षा में इतने सदस्य के नहीं, लेकिन किन्हीं ने भी हैंड राइज नहीं किया। सर मेरा किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आप ही को आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचार को दें। सादर नमस्कार सर। मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ सर आपके साथ में। और हेलो। हाँ कंटिन्यू। सर इसमें ना जैसे अभी प्राइमरी एजुकेशन तो चतुर्थ भाव से देखेंगे, उससे थोड़े ऊपर की एजुकेशन पंचम भाव से देखेंगे D1 के। तो D1 के जो चतुर्थ भाव में ना सर शनि बैठा है उसकी सूर्य की राशि में, और उसका स्वामी सर शनि की राशि में बैठा है। तो राशि परिवर्तन भी हो गया, पर शनि सूर्य की राशि में और सूर्य शनि की राशि में बैठा है, तो वो बहुत अच्छा संयोग नहीं है उसमें। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं चतुर्थ भाव थोड़ा पीड़ित है। इसके बाद में सर D24 को आएंगे हम, तो उसका जो लग्नेश है D24 का, जो हमें शिक्षा में उन्नति को दिखाता है, वो गुरु जो है उसका अपनी नीच राशि में बैठा है सर 11वें भाव में। और यस सर, और इसके बाद सर जो उसका जो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो है तो अपनी राशि में पर सूर्य के साथ बैठा है। तो सूर्य के साथ बैठा है तो इसमें थोड़ा सा अस्त होने की संभावना है। मतलब अमावस्या टाइप की एक चीज दिखा रहा है। सूर्य के साथ ये थोड़ा सा पीड़ित है चंद्रमा। और इसमें जो चतुर्थ भाव है सर, इसमें तीसरा जो है इसमें ये बुध है, ये अपने से 12वें में बैठा है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अपने से 12वें में बैठा है सर। जी सर। तो ये सब संयोग सर परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने का संभावना नहीं दिखा रहे हैं। उपाय क्या किए जाए? अब उपाय सर मेरे ख्याल से तो सर सुबह को सूर्य को जल देना उचित रहेगा इस बच्चे को। अगर ये रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है तो थोड़ा इसको मतलब सूर्य को जल देना सुबह इसको उचित रहेगा मेरे हिसाब से सर। बाकी मैं बहुत बुरी आदमी नहीं हूँ।
चलिए, और कोई सदस्य? गुरुजी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी, बोला जाए। ये जो है ना, बुध गुरु सूर्य सब राहु के साथ बैठ गए, तो बुध गुरु को तो ग्रहण लगा ही दिया राहु ने, और राहु तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। और बुध और गुरु तो दोनों शिक्षा के लिए इनकी जरूरत होती है, एजुकेशन के लिए। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात आपने तो बहुत अच्छा कहा, जैसे कि बुध एवं राहु, तो बुध 13-5 है, राहु 16-15 है, अंशात्मक मान में करीबियां हैं, हाँ जी। बहुत करीब है, 3-3.5 अंशों का ही तो अंतर है, 3-3.5 अंशों का अंतर है, तो यह ग्रहण योग में हुआ। अच्छा, इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की माने तो देवगुरु बृहस्पति 8 अंशों के हैं और राहु देव 16 अंशों के, तो 8 अंश का फासला कोई खास ज्यादा नहीं होता है, 10 अंश तक तो खैर प्रभावी हो ही जाते हैं, तो कुछ ना कुछ यह भी प्रभावी है। सर गुरु तो 8 अंश का है, तो अपने परम नीच अंश के आसपास ही है सर, 5 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री के आसपास गुरु। हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद में सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का अंशात्मक मान 1 से भी कम है, राहु का अंशात्मक मान 16-15 है, यानी कि यह 15 अंशों से अधिक दूरी पर है, तो सूर्य ग्रहण दोष में बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, बुध एवं देवगुरु बृहस्पति ग्रहण दोष में तो हैं, सूर्य एवं बुध ग्रहण दोष में, बोले सूर्य एवं गुरु एवं बुध दोनों ही ग्रहण दोष में है। इनके उपाय गुरु एवं बुध। गुरुजी वैसे इनके अधिकतर ग्रह जो हैं वो पीड़ित है, बुध गुरु सूर्य शुक्र भी, और इनका जो सूर्य है वो शनि के नक्षत्र में है। सर बुध कैसे पीड़ित है? बुध और राहु की तो उतना तो शनि की राशि में है बुध, और राहु के साथ है, तो राहु के साथ बुध तो बहुत पीड़ित नहीं माना जाएगा। बुध का जो अंशात्मक मान है ना वो 13 डिग्री है, और राहु का 16 डिग्री है, तो काफी मतलब क्लोजनेस है, मतलब मेरे हिसाब बट से। राहु गुरुजी राहु तो बताइए। राहु बुध की राशि में अच्छा उच्च का मानते हैं। बुध और राहु में मेरे हिसाब से तो बुध पीड़ित नहीं है, गुरु पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है। चलिए ठीक है, अपने अपने विचार ठीक ही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि कभी कभी ऐसी स्थितियां भी बनती है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है। हाँ हाँ, हेलो, जय हो जय। घर है तो कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि कोई ग्रह अगल बगल के राशि में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं अंशात्मक मान के आधार पर। तो यहाँ पर केतु है, 16 अंशों के आसपास के हैं, तो इनसे भी कोई ग्रह प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, अगर यही कर्क राशि में अगर 27-28 अंशों के होते, शनि यहीं पे 5 नंबर की राशि में अगर 1-2 अंशों का होता तो ये पीड़ित कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केतु से कोई पीड़ित नहीं है। चलिए, अब आपने जो कहा, पूनम जी ने के द्वारा जो कहा गया कि गुरु बुध का ग्रहण दोष है, यह उचित ही है, इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं है। अन्य कोई सदस्य, अन्य कोई सदस्य अपनी बात को रखें। प्रणाम गुरु चरण स्पर्श। आशीर्वाद। गुरु जी, ऐसा देखने में आया है कि त्रिकोण का राहु ज्यादा अच्छा फल देते हैं, वो नई सोच और नई दिशाएं देते हैं, नई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति रखता है। क्योंकि इस उम्र में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं होती है, तो इस वजह से भी मतलब जो नीति पे, जो लाइन पे चलना चाहिए उसी लाइन पे चलना चाहिए, दूसरे लाइन पे नहीं चलना चाहिए इस उम्र में। तो हो सकता है कि यही गलतियां जो है आदमी को कम नंबर के लिए प्रेरित कर दिया होगा, क्योंकि त्रिकोण का राहु और शनि के राशि में और बुध भी वहाँ
अच्छा है, और गुरु जो है कि अपने नीचांश को पार कर चुके हैं, यानी कि नीच की डिग्री 5 डिग्री पार कर चुके हैं। और कुछ ग्रहों का मान जो है कि विशेष मान माना जाता है। इसमें 8 डिग्री का मान देवगुरु बृहस्पति का और 23 डिग्री का मान देवगुरु बृहस्पति का बीपीएचएस में भी बताया गया है कि वो थोड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। और सूर्य और बृहस्पति के बीच में अगर 7 डिग्री का अंतर होता है तो वहां भी परिणाम अच्छे देखने को आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मंगल की स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अष्टम का मंगल किसी चीज को फोकस करने में, ध्यान केंद्रित करने में समस्या देता है, ऐसा लगता है गुरु जी। क्या बताएं? चलिए ठीक है, आपके विचार से यहाँ पर मंगल देव बने। देखिए, हम लोगों को पढ़े हुए विषय वस्तुओं की पुनरावृत्ति, जैसे कोई भी कुंडली आए, प्रश्न कोई भी रहे, उस प्रश्न के आलोक में हम सबों को भाव चयन करते हुए पढ़े हुए विषय वस्तुओं की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यदि हम लोग पढ़े हुए विषय वस्तुओं की चर्चा करते हुए चलते हैं तो हमारा अध्ययन गूढ़ता की तरफ चला जाता है। ये नहीं कि जब हमारे पास में कोई कुंडली आ जाए और फलादेश करने की बारी आए तो यदि हम फलादेश करते हैं तो हम पढ़े हुए विषय वस्तुओं का जो हाल फिलहाल में हमने पढ़ा उसका उपयोग यदि नहीं करते हैं तो यह उत्तम नहीं होता। तो अब प्रश्न के आलोक में परीक्षा के परिणाम में उत्तमता क्यों नहीं मिलती, इसके लिए हमें कौन सा भाव चयन करना चाहिए विशाल शर्मा जी? सर चतुर्थ भाव प्राइमरी एजुकेशन के लिए और थोड़ा ग्रेजुएशन के लिए पंचम भाव। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने कक्षा शुरू होने से पहले हम पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर दें कि इस जातक का उम्र शनिदेव सिंह राशि में, शनिदेव सिंह राशि में 27 अंशों के हैं। 27 35 यानी कि 28 अंशों का मान लिया जाए तो 2 महीने तो इस राशि में अभी बीतना बाकी है। फिर 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गुने 2.5 इज इक्वल टू 15 वर्ष। 15 और यह 2 वर्ष, यह 2 महीने, 15 वर्ष 2 महीने। यहाँ पर शनि का अंशात्मक मान अभी जो देवगुरु शनिदेव यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं वो 16 अंशों के हैं, यानी कि 16 महीने लगभग हो गए, तो 18 महीने हो गए। 18 महीने को 1.5 वर्ष, यानी कि 15 1.5 16.5 वर्ष, 16.5 वर्ष हो गया। तो अब यह परीक्षा जो जातक दिया इंटरमीडिएट का दिया, तो अब तो यह प्राइमरी एजुकेशन की जहां तक बात है, हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है कि जब तक घर पे रह के पढ़ने का प्रक्रिया हो जी सर, तो प्राइमरी एजुकेशन आ जाता है। लेकिन यह पुस्तकें जो आज के तारीख में हैं, हम लोगों का सोच बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोच में गूढ़ता लाना चाहिए, उत्तमता लाना चाहिए। यह पुस्तकें सब जो बनी है, यह पुस्तकें जो बनी है आज की नहीं है, यह हजारों वर्ष पहले की सभी पुस्तकें हैं। जी सर। तो उस समय केवल प्रारंभिक शिक्षा ही घर पे होती थी और इंटरमीडिएट स्तर की जो शिक्षा होती थी, जैसे कि पहले गांव देहात में बस छोटे मोटे स्कूल हुआ करते थे, और उच्च शिक्षा के लिए यानी कि मैट्रिक के लिए भी लोग घर से कुछ दूर जाता था, और कॉलेज की शिक्षा के लिए तो घर से काफी दूर जाना पड़ता था और वहां पे रहना पड़ता था, अपने माँ बाप के घर से अलग हो जाना पड़ता था, हॉस्टल में किराए के घर में रहना पड़ता था। तो फिर वह तो इंटरमीडिएट की परीक्षा की बातें जहां तक है तो वह तो निकल के आ गया 5वें भाव में, निकल के आ गया 5वें भाव से, 5वें भाव से। और विशेष रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने पाया है कि इसके लिए 9वें भाव का विचार किया जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए 9वां भाव हो गया, और पीएचडी इत्यादि के लिए, आचार्य के लिए या एमए इत्यादि के लिए यहाँ पर हो गया। चलिए, तो अब पंचम भाव को तो विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी करना चाहिए, करना चाहिए सर। हमने यहाँ पर जो दृष्कान कुंडली बनाया, नवमांश कुंडली बनाया, D10 कुंडली बनाया, D24 कुंडली बनाया, इन सबों का भी उपयोग करना चाहिए। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी इसी कक्षा की मैं बात करता हूँ, सभी सदस्यगण जितने भी अभी 20 सदस्यगण कक्षा में उपस्थित हैं, इसमें से लगभग सभी सदस्य एक विशाल शर्मा जी एवं संजय कुमार ओझा जी को छोड़कर सभी सदस्य, और संतोष पांडे जी को छोड़कर, 3 आदमी को छोड़कर सभी सदस्य सुबह की कक्षा में शामिल होते हैं। अभी हम लोगों ने दृष्कान कुंडली पर हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं, अभी और भी कक्षाएं होनी है। तो जितना हम लोगों ने अध्ययन किया उस आलोक में क्या पंचम भाव में कुछ
त्रुटियां हैं, हाँ या नहीं? हम सबों को यह भी तो देखना चाहिए। यदि हम लोग नहीं देखते हैं तो फिर उतना गूढ़ता से अध्ययन करने का क्या लाभ? जी गुरुजी, पंचम भाव का स्वामी जो है, जो बुध जो अपने मित्र के दृष्टान में है, बुध जो है वृषभ राशि के दृष्टान में है, तो ये और इसकी जो ये आपका दूसरे दृष्टान में चला गया। दूसरा दृष्टान आपके जो है कि अगस्त दृष्टान हो गया, तो अगस्त दृष्टान में जाना अच्छा ही बोला जाएगा गुरुजी। चलिए ठीक है, हम आपकी बातों को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई भी बात पहली बार सुनते हैं तो समझ तो लेते हैं, परंतु ऐसा हो जाता है कि हम लोग तो छोटे बच्चे हैं नहीं, हम लोग तो परिपक्व हैं या वयस्क हैं या अधिक उम्र के हैं। तो जब तक उन विषय वस्तुओं को 2 बार 3 बार हम लोग रिपीट नहीं करते, तब तक हमारे दिमाग में वह स्थिर रूप से बैठती नहीं। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि दृष्कान स्वामी, अब यहाँ पे बुध का दृष्कान स्वामी शुक्रदेव है, लग्न कुंडली में किसी शुभ भाव में हो करके अपने अच्छी स्थिति में हो, अपने मित्र राशि के हो, अपने स्वराशि के हो, अपने उच्च राशि के हो, बलवान हो, तो उस भाव के फल में उत्तमता मिलने की संभावनाएं रहती है। जी गुरुजी। क्या ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है नहीं कि नहीं पढ़ा? जी गुरुजी, आपने बताया भी था। और उस रोज जिस कुंडली पर आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो उस कुंडली पर या आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पर लगाया था, तो संभवतः इस बातों पर आप लोगों ने कहा था कि हाँ गुरु जी, हमारे कुंडली पर यह 70 से 80% लागू हो रहे हैं, तो वह नियम तो यहाँ भी लागू होगा ना। अब यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव जिस दृष्कान में बैठे हुए हैं वह शुक्र का दृष्कान है। शुक्रदेव लग्न कुंडली में केंद्र में बैठे हुए हैं और अपने मित्र की राशि में है, और मित्र के द्वारा जिस राशि में बैठे हुए हैं, राशि स्वामी के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई। और शुक्र का अंशात्मक मान देखा जाए तो शुक्र का अंशात्मक मान यहाँ पर 17-25 है, युवा अवस्था के, विषम राशि में है, युवा अवस्था के। अगर युवा अवस्था इनकी समाप्त होने ही वाली है, अगर 17-25 है तो 18 हो जाएगा, 18 के बाद में वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के ग्रह भी तो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से क्या शिक्षा अच्छी होने की संभावनाएं हैं कि नहीं है? जी गुरुजी। कभी कभी किसी न किसी खास त्रुटियों की वजह से कभी हमें नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आजीवन नुकसान ही होता रहेगा। अब नुकसान क्यों हो गया, अब यह समझने की बात है। तो विद्या तो अच्छी, इंटरमीडिएट की शिक्षा तो अच्छी होने की बात आ गई, जबकि पंचम भाव के स्वामी अपने से पंचम भाव में ही हैं और अपने मित्र की राशि में है। बुधदेव का अंशात्मक मान भी कोई बुरा नहीं है, 13-5 है, युवा अवस्था के हैं, लग्न के अंशात्मक मान के पास ही है, तो बुधदेव तो अच्छे फल देने वाले हैं। सकारात्मकता यहाँ दिखी या नहीं दिखी? दिखी, लेकिन फिर भी उत्तमता नहीं है। तो अब क्यों नहीं है, अब यहाँ पर चलना चाहिए कि अब पंचम भाव पर कोई ग्रह देख रहा है, राहु देख रहा है सर, राहु नवी दृष्टि। तो राहु अगर देख भी रहा है, 9वीं दृष्टि लीजिए या 5वीं दृष्टि लीजिए, क्योंकि राहु तो बकरी भी चलता है जैसे, वो कोई करने में दृष्टि बात वही है, देख तो रहा है। तो राहु कहाँ है? राहु 9वें भाव में ही है, अपने मित्र की राशि में है, मित्र के साथ में है। राहु किसी दूसरे ग्रह को पीड़ित कर सकता है, लेकिन राहु को पीड़ित करने वाला कोई नहीं। राहु सामान्यतः स्वतंत्र होता है, तो यह भी ठीक ही है, उतना कोई खराब नहीं। किसके साथ में है? तो राहु पंचमेश के साथ ही 9वें भाव में है। हम सबों ने पढ़ा भी है पूर्व की कक्षाओं में और समझने का भी प्रयास किया है।
और बातें सही भी है। पुस्तकों में अभी हाल फिलहाल ही बांग्लादेश की जो कक्षा रात्रि के 8:30 बजे चलती है, वहां पे हमने कहा था कि राहु यदि किसी राजयोग कारक ग्रहों से संबंध बनाता है तो अपनी दशा में उत्तम फल देता है, उत्तम फल देता है। जी गुरुजी। तो राहु उत्तम फल देने वाला हो गया, परंतु हम सबों ने यह भी पाया है कि राहु जिस ग्रह के, चाहे वह देवगुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, जिसमें किसी भी ग्रह को शुभ बनाने के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक शक्ति यदि होती है किसी में, तो वह देवगुरु बृहस्पति में होती है। वह देवगुरु बृहस्पति में होती है। हाँ, इसीलिए तो कहा गया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर केंद्र में अगर अच्छी स्थिति के हो तो कुंडली में बनने वाले सभी दुर्योगों को सुयोग में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सबों ने यह भी पढ़ा है, हम सबों ने यह पढ़ा है, वह क्या पढ़ा है, और आप लोग लगाइएगा अपने अपने कुंडली पर, आप लोगों ने लगाया भी है और आप लोगों ने कहा भी है कि हाँ गुरुजी बातें सही है। राहु जिस ग्रह के साथ में होता है, अगर गुरु के साथ में है तो गुरु की दशाएं अच्छी नहीं जाती, गुरु की दशाएं अच्छी नहीं जाती है, लेकिन राहु की दशा अच्छा चला जाता है, क्योंकि उसकी शुभता स्वयं राहु ले लेता है। अगर बुध में जितनी शुभता है वह सब शुभता राहु ले लिया, और राहु उनके जो अवगुण है वह बुध ले लिया। बुध में तो एक और भी गुण है ना, वह जिसके साथ में होता है उसके गुणों को खींच लेता है। तो राहु का भी तो अपना नैसर्गिक गुण है दिग्भ्रमिता का, जी है या नहीं है? जी गुरुजी है। राहु का एक सबसे प्रमुख गुण है दिग्भ्रमिता। तो दूसरे कोई ग्रह को वह उतना दिग्भ्रमित नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे सभी ग्रह कुछ अच्छी स्थिति के होते, जैसे मंगल ही है तो किशोरावस्था या युवावस्था के हैं, गुरुदेव प्रौढ़ावस्था के हैं, तो उन अवस्थाओं में वह ग्रह जल्दी भ्रमित नहीं होता। लेकिन बुध तो बचपना है, बचपना में तो वह भ्रमित हो ही जाता है, बचपना में तो व्यक्ति भ्रमित हो ही जाता है, इसलिए बुध भ्रम में आ गया। इसलिए बुध की अभी जातक की जो है शुक्र की महादशा चल रही है और बुध की अंतरदशा चल रही है। तो यह सूत्र यहां पर लगते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि बुध अब आप जो कहेंगे कि चौथा भाव मन की स्थिरता का भी होता है, तो मन की स्थिरता भाव में यहाँ शनि देव बैठे हुए हैं, शनि किसी को पीड़ित कर रहे हैं। तो मैं आप सबों को यह बात बतला दूं कि दो लग्न ऐसे होते हैं, वृषभ लग्न एवं तुला लग्न, वृषभ लग्न एवं तुला लग्न 2 एवं 7, इन लग्नों में शनि किसी को शत्रु मानते ही नहीं, खास करके वृषभ लग्न में और ज्यादा, वृषभ लग्न में और ज्यादा यह किसी को शत्रु नहीं मानते, कभी नहीं मानते। चंद्रमा है, चंद्रमा अगर शनि के साथ में है तो आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा यह अच्छा योग नहीं हुआ। तो चंद्रमा का अंशात्मक मान एवं शनि के अंशात्मक मान में काफी अंतर है। यहाँ यह 14-6 है, 27-35 है, 14-15 अंशों का, 13-14 अंशों का अंतर है। तो जब 13-14 अंशों का अंतर हो गया, 12 अंश से अधिक, 10 अंश से अधिक होता है तो 9 के बराबर प्रभाव 12 अंश से अधिक का दूरी हो जाता है, तब बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है, बिल्कुल प्रभावहीन हो जाते हैं। तो यह 20 योग यदि आप लोगों के मन में है भी तो उसका यह भ्रम निकाल दे, क्योंकि यदि कोई भी योग बनता है तो ग्रहों की युतियों से के द्वारा बनने वाले योग अंशात्मक मान के आधार पर तय किए जाते हैं। तो अभी तक के अध्ययन के आलोक में, अभी तक के अध्ययन के आलोक में, हालांकि अभी ढेर सारा अध्ययन करना बाकी है, जहां तक हम लोग कर पा रहे हैं तो अध्ययन के आलोक में दोषी कौन हुए? राहुदेव हो गए,
अभी तक के आलोक में राहु देव हो। अब यहां पर बातें जो आती है, विशाल जी ने कहा था सूर्य देव की बात करते हैं। अब यहां से एक मुझे अंतरात्मा ने प्रेरणा दिया कि हम लोग, शायद हम पहले भी इस बात को रिपीट कर चुके हैं क्लास में, कि बगैर कुंडली देखे, बगैर कुंडली देखे हम लोग कैसे समझे कि किसका कौन सा ग्रह खराब है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं के अध्ययन के आलोक में या तरह तरह की कुंडलियां जो हम लोग देखते हैं, हम लोगों को भी कुछ ज्ञान अनुभव होता है। सामान्यतः एक ही तो अनुभव मिलती है, वह अनुभव यह है कि आपके कुंडली में जो ग्रह जितने कमजोर होते हैं, जो ग्रह जितने कमजोर होते हैं उनसे संबंधित, अब आप सभी इस सूत्र को बस दिमाग लगा कर जाइए कि आपके कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह कौन है। उस ग्रह से संबंधित सकारात्मक तत्वों के प्राप्ति के प्रति हमारा रुझान न के बराबर होता है। क्या यह बातें लागू हो रही है आप सबों के जीवन पर? जी गुरु, सत्य बात है। आप लोग भी अपने अपने कुंडली पर किसी ग्रह को देखें कि कौन से ग्रह सबसे कमजोर है। वह ग्रह कौन है? उस ग्रह का जो सकारात्मक मूल तत्व है, क्या उसके प्राप्ति के प्रति आपके मन के अंदर कुछ जिज्ञासा जगता है? जी गुरु जी, जो कमजोर ग्रह होते हैं उसके प्रति जिज्ञासा कम रहती है, इच्छा कम रहती है। जैसे मेरा ही बुध अच्छा नहीं है, वक्री होकर के मीन राशि में बैठे, तो मैं ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ, कम बोलना, चुप रहना शुरू से ही है ये। बाकी विषम परिस्थिति हुई तो अब देखिए, जो भी बातें हैं हम सबों को जड़ से जाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इस कुंडली में सबसे अधिक कमजोर ग्रह कौन है? सूर्य देव है। जी गुरु जी। सूर्य देव सम राशि में भी हैं। सम राशि में शुरू के अंश, सम राशि में शुरू के अंश में स्थित ग्रह मृतावस्था के कहे गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाए गए हैं। तो यह तो अभी 0 अंश पर ही है, 1 अंश से बिल्कुल कम है। यह तो पूर्ण मृत अवस्था में हो गया ना, अंशात्मक मान से भी कम है। तो इनके प्रति जो यश होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश यानी कि नाम का बढ़ना, यानी कि हम अच्छा काम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अच्छा नंबर आएगा तो नाम बढ़ेगा। इस प्रकार की जो ललक और जिज्ञासा जो है, क्या यह मन में जगेगा? बहुत कम। तो यह तो जीवन के हर क्षेत्र में यह प्रभावी हो जाएगा, जीवन के हर क्षेत्र में यह प्रभावी हो जाएगी। हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एज। अभी पढ़ने का है, तब पढ़ेंगे तो अच्छे नंबरों से पास करेंगे। 10 लोग बोलेगा कि हाँ फलनवा का बेटा, लक्ष्मीकांत तिवारी का, चंदन जी का, मनोज जी का, फलना का बेटा देखो क्या करता है, यह इतना हो गया, तो उसका नाम बढ़ेगा। तो अच्छे के तरफ, किसी भी कार्यों को अच्छे की तरफ लेकर जाने के लिए जो यश नाम बढ़ने वाला है, उसके प्रति आंतरिक जिज्ञासा नहीं है जी। और संयोग से यह देखिए, अभी तो ढेर सारे इसमें समस्याएं दिखे। अब जो भी हो, आप लोग भी कुछ बोलेंगे। संयोग से यह सूर्य देव का जो अंशात्मक जो राशि है इस लग्न में, वह 4थे भाव में, तो मन के स्थिरता के प्रति जिज्ञासा का कम होना, वह इधर उधर चला जाना तो होगा ही होगा। साथ ही सूर्य देव अपने भाव से 6ठे भी हैं, साथ ही
सूर्य देव की जो राशि है D24 कुंडली में एक हस्तेश भी है। D24 कुंडली जो शिक्षा की कुंडली है उसमें खष्टेश होकर पंचम भाव में भी है। मुख्य तो हमें पाचक तो चाहिए, अगर भूख लगेगी तभी तो इच्छा होगी, तभी तो हम खाएंगे। यदि आप ही का लड़का सेहत से कमजोर हो, आप उसके लिए पनीर लाएंगे, हरा सब्जी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, बटर मक्खन सब लाएंगे, ड्राई फ्रूट ला के रख देंगे, आएगा? तभी तो शरीर में ताकत आएगी। जब इच्छा ही नहीं है तो क्या खाएगा वो? तो सब आपका मटर पनीर सब बेकार हो गया ना। जी गुरु जी। वो आपका लाके पनीर रखा हुआ, ड्राई फ्रूट रखा हुआ सब बेकार हो गया। और वहीं यदि मन में जिज्ञासा जगे अपने यश के प्रति, मन की स्थिरता के प्रति यदि जिज्ञासा जगे, तो वह पनीर की सब्जी ना हो, सूखी रोटी भी इच्छा भर आदमी खाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि सूखी रोटी में भी ताकत नहीं होते, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे होते हैं, उससे भी ताकत आ सकता है। तो एक जिज्ञासा का जगना, जिज्ञासा में कमी का होना, नंबर तो कम आना जाना, यह तो जीवन भर लगा ही रहता है। परीक्षाएं तो जीवन में अनंत होती है। एक परीक्षा में कम नंबर आ जाना इसका मतलब ये नहीं कि आगे वह कुछ कर नहीं सकता, आगे वह कुछ कर नहीं सकता। यदि हम लोग यह सोच लेते हैं तो फिर यह हमारी छोटी बुद्धि होगी ना, या बड़ी बुद्धि होगी? छोटी बुद्धि होगी। इसलिए हम सबों को, जैसा कि इन लोगों ने कहा था, हम ध्यान से मेरा जा रहा है कि सूर्य को अच्छा करना चाहिए, उनका विचार उत्तम ही था। हम सबों को फायदा चयन करना चाहिए कि अब हम क्या करें कि सूर्य हमारे बलवान बन सके। सूर्य को बल दिया जाना आवश्यक है। हाँ, अंजलि जी बोला जाए। हाँ, अंजलि जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? दिवाकर जी इको हो रहा है, आप बंद कर लीजिए माइक। बंद हम ही कर देते हैं, बोला जाए। आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें, हम बंद कर देते हैं। गुरु जी मैं यही बोल रही थी, वो इको हो रहा है। अब बोलिए। अब नहीं हो, अब ठीक है गुरु जी। चलिए ठीक है। ओ अच्छा गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। अब इस कुंडली में बृहस्पति देव, मतलब बृहस्पति देव नीच के भी हैं और D9 मतलब इसमें D24 में भी नीच के हो गए, शुक्र भी यहाँ पर नीच के हो गए 2024 में। तो बृहस्पति का क्या रोल होगा? बृहस्पति लाभेश भी हैं, तो लाभ को बढ़ाने के लिए क्या हमें बृहस्पति को उपाय करने चाहिए? हाँ, क्योंकि और ये भी देखा है कि D9 में बृहस्पति देव जो है हमारे शुक्र के साथ 12वें घर में है, तो क्या घर से बाहर जाके इनका मतलब अच्छा हो सकता है? नहीं, वो D9 तो में 12वें भाव में है, तो यह अलग बात है। वह तो दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप, अगर अपने जीवन में कोई नौकरी नहीं करेगा, अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय किसके साथ में कर रहा है, पार्टनर के साथ में कर रहा है, तो उसके साथ में क्या कैसा व्यवहार होगा, वह वैसी बात है। या दाम्पत्य जीवन की बात हो जाएगी, क्योंकि D9 तो पार्टनरशिप। हाँ, यह फिर दूसरे किसी भी विषय वस्तु की चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, स्वभाव का चर्चा किया जाएगा। तो D24 में भी जो है लाभ भाव में बैठ के नीच के ही हैं, तो बृहस्पति देव को थोड़ा हमें करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। हाँ ठीक है, उपलब्ध है। आपने अभी कहा शुक्र का, तो पहले शुक्र की चर्चा कर लें। तो शुक्रदेव नवमांश में उच्च के हैं। उच्च का मतलब होता है कि उत्तमता। उच्च का मतलब उत्तमता। और देवगुरु बृहस्पति की राशि है।
देवगुरु की बृहस्पति की राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की भी जो राशि होती है वह गुणमान राशि कही गई है। देवगुरु बृहस्पति की राशि को गुणमान राशि कहा गया है कि नहीं कहा गया है? जी गुरु। दूसरी नंबर पर बात, शुक्रदेव जिस राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि यह जल तत्व का है, तो यह इसको गंभीर राशि भी कही गई है। तो इस तीनों के एक जगह करके जो स्वभाव जो बनता है वह क्या बनता है कि अच्छे कायदे से स्थिरता पूर्वक वह अपना काम करेंगे, उनका स्वभाव ठीक ठाक होगा। तो यहाँ 10वें भाव में शुक्रदेव है, यानी कि ईमानदारी पूर्वक प्रयास जातक अपने अकॉर्डिंग टू एज करेगा और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो अलग की बात है। यदि कोई बाधा आएगी तो फिर कहां से उत्तम हो पाएगा। नौमांस से सिर्फ स्वभाव देखा जाता है कि उसका स्वभाव किस क्वालिटी का होगा। अब अगर यह 10वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, तो उनके स्वभाव का पता वहां से चलेगा। और बल की बात है तो यहां पर देखा जाए ना कि दृष्कान कुंडली में शुक्रदेव मिथुन राशि में है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव राहु के साथ में है, लेकिन शुभ भाव में है। बुध ठीक ठाक स्थिति में है लेकिन राहु से। तो यहाँ पर अभी तक की चर्चा के दरमियान दो बातें आई, स्पष्ट हुआ। अभी ढेर सारी चर्चा होना और बाकी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सूर्य को बल, राहु की शुद्धता की जाए, यहाँ तक है बात। अब अन्य आप लोग भी अपने अपने विचार जिस समूह में यह दिया गया है लिंक, उस समूह में से जो भी आप लोग हैं, आप लोग अपने अपने अन्य विचार भी देखने का प्रयास करेंगे कि इस कुंडली पर क्या है नहीं है। अभी तो बहुत कुछ इसमें हम लोगों ने देखना बाकी। यहाँ पर हमने चर दशा भी लिखा है कि 1/26 से लेकर 1/28 तक चर की मीन, चर दशा मीन की महादशा चलने वाली, यह 2 वर्षों की। क्या यह दशाएं भी प्रभावित कर रही है? हम सबों को यह भी देखना है। और भी तो आशा करते हैं कि आज का यह कुंडली विश्लेषण की कक्षा आप लोगों को, आपके लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। और बातें शाम की कक्षा में होगी, फलादेश की कक्षा में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।